नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। आज की इस खास रिपोर्ट में हम एक ऐसे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे जो दिखने में एक टेक्निकल प्रोसेस लगता है, लेकिन आज ये बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल में चल रही SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल भी छुपा है? और अहम सवाल, क्या इस पूरी प्रक्रिया में आम आदमी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इस समय पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति का तापमान तय कर रहा है, सबसे पहले उसका अपडेट जान लेते हैं। चुनाव आयोग ने 28 फरवरी 2026 को जो फाइनल रोल प्रकाशित किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही सुनवाई के आधार पर पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट सोमवार रात जारी हुई। जिले दर जिले हार्ड कॉपीज बूथ्स पर पहुंची और वेबसाइट ऐप के जरिए नाम जांचने की सुविधा खुली। हालांकि भारी ट्रैफिक से कई जगह तकनीकी दिक्कतें भी रिपोर्ट हुई। आयोग ने 60 लाख से ज्यादा विवादित नामों की स्क्रूटनी के लिए करीब 700 अधिकारियों को लगाया था। इसमें करीब 27-28 लाख नामों पर निर्णय बताते हुए कहा गया है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट लगातार पब्लिश होती रहेगी और जिनका नाम फिर भी ना आए उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एपलेट ट्राइब्यूनल गठित कर दिए गए हैं, जहां ऑनलाइन ECI-नेट या जिले के DM SDO के दफ्तर के माध्यम से अपील दायर की जा सकती है। आइए शुरुआत करते हैं आंकड़ों से, क्योंकि सच्चाई हमेशा नंबरों के पीछे छुपी होती है। 27 अक्टूबर 2025 को पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या थी 7,66,37,529। ये वो बेसलाइन फिगर थी जिससे पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद जब 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई तो ये संख्या घटकर 7,08,16,630 रह गई, यानी करीब 58 लाख नाम कम हो गए। यही सवाल उठ रहे हैं कि ये नाम कहां गए। चुनाव आयोग का दावा है कि इसके लिए घर घर जाकर सत्यापन किया गया और जिन नामों को ASDD यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट पाया गया, उन्हें हटाया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 28 फरवरी 2026 को जब फाइनल वोटर लिस्ट आई तो संख्या और घटकर 7,04,59,284 रह गई। इसमें पुरुष मतदाता 3,60,22,642, महिला मतदाता 3,44,35,260 और थर्ड जेंडर 1,382 दर्ज किए गए। कुल डिलीशन 63.67 लाख हुआ, जिसमें 1.88 लाख नए या सुधारे हुए नाम जोड़े गए और नेट 61.78 लाख नाम कम हुए। अब तक ये एक सामान्य प्रक्रिया लग रही थी, लेकिन इस पूरी लिस्ट में करीब 60 लाख से ज्यादा एंट्री अंडर एडजुडिकेशन के टैग के साथ मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन नामों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, यानी ये लोग अभी ना पूरी तरह वोटर हैं, ना पूरी तरह लिस्ट से बाहर हैं। उनका भविष्य कोर्ट या जुडिशियल प्रक्रिया तय करेगी। यही वो पॉइंट है जहां ये मामला तकनीकी से राजनीतिक और कानूनी बन जाता है। इसलिए पूछा जा रहा है कि इतनी सख्ती या कहें स्क्रूटिनी की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी भरोसे की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे का संकट पैदा हो गया है, और जब लोकतंत्र की सबसे अहम प्रक्रिया में भरोसा ही खत्म हो जाए तो फिर न्यायपालिका को बीच में आना पड़ता है। अब आते हैं राजनीति पर, क्योंकि यही वो जगह है जहां ये पूरा मामला सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरी प्रक्रिया को खुलकर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट नहीं है, बल्कि लोगों को परेशान करने और चुनावी फायदा उठाने की कोशिश है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिफ्टेड वोटर्स और छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स के आधार पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपनी दलील रखी। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री खुद कोर्ट में खड़े होकर अपनी बात रखे। ये अपने आप में असाधारण था। फरवरी 2026 की शुरुआत में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि SIR अब सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं रहा, बल्कि डिलीशन ड्रिवन प्रक्रिया बन गया है, जहां नाम हटाने पर ज्यादा जोर है, जोड़ने पर नहीं। उन्होंने कहा कि शादी के बाद महिलाओं के नाम या पते बदलने जैसे सामान्य मामलों में भी सख्ती दिखाई जा रही है और बंगाल को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है।
कोर्ट ने उनकी बात सुनी और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी है और इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ प्रशासनिक नहीं छोड़ा जा सकता। आदेश दिया गया कि लंबित मामलों की सुनवाई के लिए जुडिशियल अफसर लगाए जाएं। जरूरत पड़े तो दूसरे राज्यों से भी जज बुलाए जाएं। 24 फरवरी को इस आदेश को और मजबूत किया गया। कोर्ट ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा न्यायिक अधिकारी लगाए जाएं ताकि लाखों लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। साथ ही यह भी साफ किया गया कि फाइनल लिस्ट तो जारी होगी, लेकिन फैसलों के साथ साथ सप्लीमेंट्री लिस्ट लगातार अपडेट होती रहेगी। और फिर 10 मार्च 2026 इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब अपील किसी सरकारी अफसर के पास नहीं बल्कि रिटायर्ड जजों के नेतृत्व वाले स्वतंत्र ट्राइब्यूनल में होगी। यानी अब ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह न्यायिक निगरानी में आ गई। कुल मिलाकर ममता बनर्जी की इस लड़ाई ने एसआईआर को एक प्रशासनिक प्रक्रिया से उठाकर राष्ट्रीय और न्यायिक बहस के केंद्र में ला दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि आमतौर पर वोटर लिस्ट अपडेट एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, लेकिन यहां इसे न्यायिक प्रक्रिया में बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि जुडिशियल अफसरों के काम में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया गया कि उसकी वेबसाइट और पोर्टल पे जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी का रुख बिल्कुल उल्टा है। बीजेपी का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है और बेहद जरूरी भी। उनके मुताबिक दशकों से वोटर लिस्ट में ऐसे नाम शामिल होते रहे हैं जो या तो मर चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या डुप्लीकेट हैं, और जब तक इन्हें हटाया नहीं जाएगा तब तक फ्री एंड फेयर चुनाव संभव नहीं है। बीजेपी ये भी कहती है कि सफाई के बाद चुनावी नतीजे बदल सकते हैं और यही वजह है कि इसका विरोध हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, एक ही प्रक्रिया लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव। एक पक्ष कहता है ये लोकतंत्र की सफाई है, दूसरा कहता है ये लोकतंत्र पर हमला है। अब जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं। कुछ जिलों में, खासकर सीमा से जुड़े इलाकों और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अंडर एडजुडिकेशन वाले मामलों की संख्या औसत से काफी ज्यादा पाई गई। कोलकाता के कई वार्ड्स में तो 18% से 29% तक नाम इस कैटेगरी में थे। ये आंकड़े अपने आप में सवाल खड़े करते हैं, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई पैटर्न है? चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई मामलों में ईआरओ और एईआरओ स्तर पर फैसले लंबित थे, जिन्हें बाद में जुडिशियल अफसरों को ट्रांसफर किया गया। लेकिन कुछ अधिकारियों के संगठनों ने इस प्रक्रिया पर असहमति भी जताई और यहीं से अंदरूनी मतभेद भी सामने आए। अब तकनीक बनाम ग्राउंड रियलिटी की बात। चुनाव आयोग कहता है कि ये पूरी प्रक्रिया 100% फिजिकल वेरिफिकेशन पर आधारित है। बीएलओ घर घर गए, एएसडीडी की कैटेगरी में हर नाम की जांच हुई और पुराने डेटा जैसे 2002 रोल मैपिंग को भी जोड़ा गया। अब एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ बंगाल में ही ऐसा हुआ? तो जवाब है नहीं। अगर आप केरल और तमिलनाडु की तरफ देखें तो वहीं एसआईआर की कहानी बिल्कुल अलग दिखती है। वहां यह प्रक्रिया ज्यादातर प्रशासनिक स्तर पर ही निबट गई, बिना बड़े राजनीतिक टकराव और बिना न्यायिक दखल के। केरल में जब फाइनल वोटर लिस्ट आई तो करीब 8.6 से 9 लाख के आसपास नेट डिलीशन दर्ज हुए, यानी लाखों नाम हटे, लेकिन पूरी प्रक्रिया एक नियमित वेरिफिकेशन और क्लीनअप की तरह चली। ना तो बड़े पैमाने पर अंडर एडजुडिकेशन जैसे विवाद सामने आए और ना ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तमिलनाडु की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही रही। वहां ड्राफ्ट स्टेज पर जरूर बड़ी संख्या में नाम हटे, करीब 90 लाख से ज्यादा एंट्रीज में बदलाव दिखा, लेकिन जैसे जैसे दावे और आपत्तियां आई और उनका निपटारा हुआ, फाइनल रोल करीब 5.67 करोड़ पर स्थिर हो गया, यानी नेट डिलीशन लगभग 70 से 74 लाख के दायरे में रहा। ये एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी प्रक्रिया एक प्रशासनिक एक्सरसाइज के तौर पर देखी गई, ना कि किसी बड़े राजनीतिक या न्यायिक विवाद के रूप में। यही फर्क बंगाल को अलग बनाता है। वहां सिर्फ नाम कटे या जुड़े यही मुद्दा नहीं रहा, बल्कि कैसे कटे, किन परिस्थितियों में कटे और कितने नाम अंडर एडजुडिकेशन में चले गए। ये पूरा पैटर्न सवालों के घेरे में आ गया। जब लाखों मामलों पर फैसला लंबित हो और उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जुड़ जाएं, तो फिर मामला सीधे अदालत की निगरानी तक पहुंचता है। यानी सीधी भाषा में समझे तो केरल और तमिलनाडु में एसआईआर एक डेटा क्लीनअप बना रहा, जबकि बंगाल में यही प्रक्रिया राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन गई। और यही दो चीजें, न्यायिक ओवरसाइट और बहुत बड़ी संख्या में यूए केस अंडर एडजुडिकेशन,
इस पूरे विवाद की असली वजह है। इन सब उदाहरणों से एक बात साफ होती है, एसआईआर अपने आप में एक बड़ा क्लीन अप है जिसमें लाखों नाम बदलते हैं, लेकिन बंगाल में जो विवाद हुआ वो प्रक्रिया और पैटर्न को लेकर है। अब इस पूरे मुद्दे का एक और बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप, घुसपैठ का नैरेटिव। सालों से आरोप लगाया जाता रहा है कि पश्चिम बंगाल की भारत बांग्लादेश सीमा, जो करीब 4000 किलोमीटर लंबी है और जिसका सबसे बड़ा हिस्सा बंगाल में आता है, वो पूरी तरह सील नहीं है, बल्कि कई जगहों पर पोरस है। और इसी वजह से अवैध तरीके से आए लोगों के नाम भी धीरे धीरे मतदाता सूची तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप इस दावे को आधिकारिक रिकॉर्ड की रोशनी में देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। सरकार ने कई जगह कहा है कि देश में मौजूद अवैध प्रवासियों की कोई सटीक आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। जो आंकड़े अक्सर राजनीतिक बहस में घूमते हैं वो ज्यादातर अनुमान है या अधूरे स्रोतों पर आधारित है। फिर भी जो आधिकारिक डिपोर्टेशन के आंकड़े उपलब्ध हैं वो एक तस्वीर जरूर पेश करते हैं। जैसे 2013 में 5234 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया, 2014 में इस संख्या 989 रही, 2015 में 474, 2016 में 308 और 2017 में सिर्फ 51। इसके बाद 2018 में 445, 2019 में 299, 2021 में 246 और 2024 में करीब 295 लोगों को वापस भेजा गया। 2025 के शुरुआती महीनों में भी लगभग 100 के आसपास डिपोर्टेशन की खबरें आई। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ समझनी होगी, ये आंकड़े सिर्फ उन लोगों के हैं जिन्हें पकड़ा गया और वापस भेजा गया। देश में अवैध रूप से मौजूद कुल लोगों की संख्या इससे बिल्कुल अलग सवाल है और सरकार खुद मानती है कि उसकी सटीक गिनती संभव नहीं है। यहीं से असली राजनीति शुरू होती है। एक पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और डेमोग्राफिक बैलेंस का मुद्दा बताता है, कहता है कि अगर वोटर लिस्ट साफ नहीं होगी तो लोकतंत्र प्रभावित होगा। दूसरा पक्ष कहता है कि इस नाम पर ओवरक्लेम हो रहा है और ओवर करेक्शन के चलते निर्दोष लोगों को भी बाहर किया जा रहा है। इसी टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित रास्ता चुना। अगर प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल है तो हर केस का फैसला न्यायिक प्रक्रिया से हो, यानी अब हर नाम, हर एंट्री एक केस की तरह देखी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि तकनीकी दिक्कतें खत्म हो, फैसलों में देरी ना हो और अपील का रास्ता पूरी तरह स्वतंत्र और तेज हो, ताकि किसी भी वोटर का अधिकार प्रभावित ना हो। अब जरा ममता बनर्जी के चुनावी नैरेटिव को समझते हैं, क्योंकि किसी भी नेता की असली ताकत सिर्फ नीतियों में नहीं बल्कि उस कहानी में होती है जो वो जनता के सामने पेश करता है। 2011 ये वो साल था जब 34 साल पुराना लेफ्ट शासन खत्म हुआ और इस बदलाव के केंद्र में था एक बेहद ताकतवर जमीनी नारा, माँ, माटी, मानुष। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये ममता का इमोशनल कार्ड था जिसने आम बंगाली को सीधे जोड़ा। इसके साथ एक और लाइन लगातार सुनाई दी, बदला नहीं बदलाव चाहिए। ये बहुत रणनीतिक था, क्योंकि इससे ममता बनर्जी ने खुद को आक्रामक विपक्ष नहीं बल्कि एक जिम्मेदार विकल्प के रूप में पेश किया। यही वो फेज था जब उनकी ग्रास रूट लीडर की इमेज बनी, सड़क से उठी लोगों के बीच की नेता। फिर आता है 2016, जब चुनौती थी सत्ता में बने रहने की। मां, माटी, मानुष ब्रांड को बरकरार रखते हुए एक नया टोन जोड़ा गया, लेकिन इस बार सिर्फ भावना नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर जोर था। कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं को सामने रखा गया, ये दिखाने के लिए कि जो वादा किया था वो जमीन पर उतारा भी गया है। यही वजह रही कि तृणमूल की पकड़ सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि जिलों और गांवों तक और मजबूत होती चली गई। और फिर आता है 2021, शायद ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का सबसे निर्णायक नैरेटिव। इस बार नारा था, बंगाल अपनी ही बेटी को चाहता है। ये एक साधारण स्लोगन नहीं था, ये सीधा इमोशनल और बंगाल की अस्मिता से जुड़ा था। इसे बंगाली बनाम बाहरी की बहस से जोड़ा गया और ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। इस नैरेटिव ने चुनाव को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक लड़ाई में बदल दिया। तो ममता, बंगाल और तीनों चुनावों को आसानी से समझना है तो 2011 में परिवर्तन, 2016 में प्रदर्शन, 2021 में पहचान। इसी सूत्र ने तमाम विरोध, दबाव और चुनावी बवंडर के बीच ममता बनर्जी की कुर्सी को थामे रखा। लेकिन 2026 में मुद्दा अलग है और नैरेटिव अलग है। बीजेपी भी परिवर्तन का नारा लगा रही है। जिस सिंगूर ने ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, वही सिंगूर इस बार बीजेपी के लिए चुनाव का रणक्षेत्र बना है। शायद इसीलिए 294 सीटों की इस लड़ाई में इस बार मुद्दा सिर्फ सड़क, बिजली, पानी नहीं है
बल्कि वोटर लिस्ट खुद एक चुनावी मुद्दा बन चुकी है। राजनीतिक दल अब बूथ लेवल पर बैठकर ये गणित लगा रहे हैं कि कितने नाम कटे, कितने जुड़े और कितने अभी भी अंडर एडजुडिकेशन। यही वजह है कि एक तरफ टीएमसी इसे लोगों पर अत्याचार बताकर भावनात्मक मुद्दा बना रही है और दूसरी तरफ बीजेपी इसे क्लीन वोट बनाम वोट बैंक की सीधी लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। अब एक और अहम सवाल, क्या अंडर एडजुडिकेशन का असर किसी खास इलाके या समुदाय पर ज्यादा पड़ा? कुछ रिपोर्ट्स में जरूर सामने आया कि सीमा से जुड़े जिलों और कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में अंडर एडजुडिकेशन प्रतिशत औसत से ज्यादा है, लेकिन सच्चाई अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि ये तभी तय होगा जब सप्लीमेंट्री लिस्ट पूरी तरह जारी हो जाए। कितने नाम वापस जुड़े और कितने स्थायी रूप से हटे, ये पता लगना जरूरी है। अगर इतिहास की तरफ देखें तो 2002 में भी एसआईआर हुआ था। उस समय बंगाल का वोटर बेस करीब 4.5 करोड़ था, जो अब बढ़कर 7.6 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी 2 दशकों में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। चुनाव आयोग की मैपिंग ये भी बताती है कि आज की लिस्ट में करीब आधे नाम 2002 में मौजूद ही नहीं थे। इसका मतलब साफ है, जनसंख्या बदली है, लोग बदले हैं, शहर बदले हैं और वोटर प्रोफाइल भी पूरी तरह बदल चुका है। कुछ जिलों में पुराने नाम ज्यादा स्थिर हैं, जैसे पूर्व मेदिनीपुर, जबकि पश्चिम वर्धमान जैसे इलाकों में नया वोटर बेस बहुत तेजी से बढ़ा है। और यही भौगोलिक बदलाव अब चुनावी रणनीति की धुरी बनने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता आम नागरिक की है। उत्तर बंगाल के पुराने इलाकों से लेकर कोलकाता की गलियों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं। और यही लोकतंत्र का सबसे बुनियादी डर है कि कहीं आपकी आवाज ही गायब ना हो जाए। इसलिए जरूरी है कि हर नागरिक अपना नाम चेक करे, ऑनलाइन या बूथ पर जाकर। अगर स्टेटस अंडर एडजुडिकेशन है तो इंतजार करें, और अगर नाम हट गया है तो अब अपील का रास्ता खुला है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और अब इस पूरी बहस को एक लाइन में समझिए। टीएमसी कहती है कि ये लोगों के अस्तित्व पर हमला है, बीजेपी कहती है कि यही लोकतंत्र की सफाई है, लेकिन सच इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। ना किसी निर्दोष का नाम कटना चाहिए और ना ही किसी अयोग्य का नाम लिस्ट में रहना चाहिए। यही संतुलन लोकतंत्र की असली कसौटी है, क्योंकि अंत में वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये बराबरी का एहसास है, जिम्मेदारी का एहसास है, और ये वो ताकत है जिससे आप सरकार बनाते भी हैं और गिराते भी। और इस ताकत को सुरक्षित रखने के लिए वोटर लिस्ट की शुद्धता उतनी ही जरूरी है जितनी मतदान की आजादी। क्या एसआईआर सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है? क्या यह राजनीतिक नैरेटिव है, या फिर ये एक जरूरी सफाई है जिसे अब टाला नहीं जा सकता? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि भरोसे पर लड़ा जाएगा। और ये भरोसा तभी टिकेगा जब प्रक्रिया पारदर्शी हो, समयबद्ध हो और सबसे बढ़कर इंसान के अधिकार को केंद्र में रखकर हो। तभी लोकतंत्र की असली ताकत, आपका वोट, सुरक्षित रह पाएगा।